खेड़ा आंदोलन सूरत जिले की तहसील यानी तालुका खेड़ा में 1917-18 में अकाल पड़ा था और किसानों ने लगाम माफ़ी के लिए लगान वसूली का विरोध किया। स्थानीय नेता वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन चलाया लेकिन असफल रहे और इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने सभी किसानों को एकजुट किया और खेती करने से किसानों को रोका, जमीन को पड़ती रखवाया। जब प्रशासन ने किसानों की जमीन को नीलाम अन्य किसानों को किया करने का प्रयास किया तो गांधी जी ने जो नीलामी प्राप्त करते जो अन्य किसान आए उनको भी खेती करने से रोका, उनको भी खेती नहीं करने देते थे और लंबे समय तक ये संघर्ष चला। बाद में प्रशासन ने एक नियम बनाया और उन्होंने कहा जो लगाम दे सकते हैं उन किसानों से ही लगाम लिया जाएगा, यानी कि ये फॉर्मेलिटी के रूप में ये नियम लगाया और ये आंदोलन सफल रहा। गांधी जी को वल्लभ भाई पटेल सहयोगी के रूप में मिले। ये वल्लभ भाई पटेल वही है सरदार पटेल जिनको सरदार की उपाधि आगे मिलेगी, बारदौली आंदोलन में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। इस प्रकार गांधी जी के ये तीनों क्षेत्रीय आंदोलन देखे। अब राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 में किया। रोले एक्ट के विरोध में रोले एक्ट विरोधी सत्याग्रह यानी आतंकवाद अपराध अधिनियम बनाया। यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में रिटायर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट ने एक कानून का प्रस्ताव तैयार किया जिसमें नागरिक अधिकार घटा दिए गए, घटाकर पुलिस अधिकार बढ़ा दिए गए। पुलिस किसी भी भारतीय को एक कारण बिना कारण के गिरफ्तार कर सकती थी एवं 2 वर्ष की जेल की सजा दे सकती थी और इस कार्य की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा और एमएल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने इसे 17 मार्च 1917 को गवर्नर जनरल की असेंबली में पास किया। इस कानून को 1 अप्रैल 1919 को लागू किया गया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह सभा की स्थापना की और इसमें सेठ जमनालाल, द्वारिका प्रसाद, शंकर लाल बैंकर जैसे सदस्य शामिल थे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को रोले एक्ट विरोधी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया और गांधी जी जब दिल्ली जा रहे थे ये दिल्ली से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन जब अंग्रेज सरकार को पता चला तो वो यानी गांधी जी दिल्ली में नहीं रोकी ट्रेन को, सीधे पंजाब पहुंच गए। फिर यानी कि इस दिन 6 अप्रैल को रोले एक्ट विरोधी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इस दिन दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में हड़ताल हुई क्योंकि गांधी जी सबको आह्वान कर चुके थे, लेकिन उस टाइम इतना संचार की व्यवस्था नहीं थी कि एकदम पता चल जाए कि यहाँ पर भाई कहाँ पर गांधी जी पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो पूरे देश में तो सत्याग्रह यानी कि ये आंदोलन चला, लेकिन दिल्ली में नहीं चला। तो ये ध्यान रखना, दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह हड़ताल हुई। दिल्ली में जब गांधी जी वापस पंजाब से आए थे तो 9 अप्रैल को गांधी जी ने प्रवेश किया दिल्ली में और दिल्ली में हड़ताल हुई। इसी दिन गांधी जी की गिरफ्तार किया गया। और नोट यहाँ पर ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री ऐसे नेता थे जिन्होंने रोले एक्ट विरोधी सत्याग्रह का विरोध किया एवं गांधी जी की आलोचना की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रोले एक्ट विरोधी सत्याग्रह था गया गांधी जी का आलोचना किस किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोले एक्ट विरोध में सत्याग्रहों के दौरान जब पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी होने से 10 अप्रैल को पंजाब में सरकार विरोधी जुलूस निकाला गया जिसमें कई सिखों के साथ 2 अंग्रेज भी मारे गए। इस बड़ी घटना मानते हुए सरकार ने पंजाब में 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ मतलब सेना का शासन, और प्रशासन सेना को सौंप दिया गया। पंजाब के डिप्टी गवर्नर ओ डायर थे उस टाइम, और इन्होंने अमृतसर के सैन्य प्रशासक जनरल आर डायर थे,
उनको 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग में वैसाखी का मेला भर रहा था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, प्रतिबंधों से अनजान जनता थी, यानी कि जनता मार्शल लॉ के बारे में उस टाइम नहीं जानती थी। उन्होंने वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और जो जनता अनजान थी बड़ी संख्या में मेले में आई और जनरल आर डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चला दी गई। तब लौट तब वहाँ से तब वहाँ से लौटा जब सारा गोला बारूद समाप्त हो गया और हजारों मर्द कई हजार घायल के बावजूद सरकार ने सिर्फ 379 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। बाकी इसमें हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। सभी भारतीय इससे नाराज हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी अंग्रेजों को। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने अपना त्याग पत्र दे दिया और गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों के सहयोग का अवसर हमेशा के लिए खो दिया गया है। सरकार जब तक दोषियों को दंडित नहीं करेगी, हम सरकार को बहिष्कार करते रहेंगे। और इसके विरोध में हंटर समिति का गठन किया गया। भारतीयों के मांग के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु हंटर समिति का गठन किया गया। तो हंटर समिति ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें 7 सदस्य अंग्रेज, 3 सदस्य भारतीय सदस्य बनाए गए। भारतीय सदस्यों में चिमनालाल शीतलवाड़, साहब ज़्यादा, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। इस समिति ने लिपापोती करते हुए रिपोर्ट दी कि जो जनरल आर डायर है ये भला आदमी है, हालांकि इससे मानवीय भूल हुई है। साथ ही सरकार को निर्दोष बताते हुए मार्शल लॉ तोड़ने के लिए भीड़ या जनता को ही दोषी ठहराया। और इसके विरोध में मदन मोहन मालवीय जांच समिति गठन की गई। हंटर कमेटी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने अपनी ओर से जांच समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की। इस समिति में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और सी.आर. दास और बदरुद्दीन तैयब जी थे। एम जयकर ने इस समिति में सचिव के रूप में काम किया। इस समिति ने समस्त दोष सरकार एवं आर डायर का माना तथा सरकार को दोषियों को दंडित करने के लिए कहा। दबाव में सरकार ने जनरल आर डायर को बर्खास्त किया, लेकिन जब आर डायर इंग्लैंड पहुंचा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी और 26 पौंड की आर्थिक सहायता दी। लेकिन भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जनरल आर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद सेब्रे की संधि के द्वारा न सिर्फ तुर्की का विभाजन किया गया, अपितु तुर्की के शासन का जो खलीफा का पद था उसको ही हटा दिया। यानी कि जो सेब्रे की संधि थी, ये जो मुस्लिम इनसे वादा किया था कि खलीफा का पद को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस संधि के दौरान न सिर्फ तुर्की का विभाजन यानी तुर्की का विभाजन भी किया और खलीफा का पद ही हटा दिया। और विश्व के सभी मुस्लिमों का धर्मगुरु होने का जो खलीफा होता था, ये विश्व के सभी मुस्लिमों का धर्मगुरु होता था। गुरु होने के कारण भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया। सितंबर 1919 में बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया, जिसके मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली बंधु नाम से जानते थे, मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अंसारी, हकीम अजमल खान, इन्होंने इस खिलाफत कमेटी का गठन किया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया और 24 नवंबर 1919 खिलाफत कमेटी के दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। खिलाफत जो ये आंदोलन कर रहे थे मुस्लिम, इनकी सरकार बातें नहीं मान रही थी, तो इन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को अध्यक्षता दे दी हाथ में, और सभी भारतीयों के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव। फिर गांधी जी ने सोचा कि अगर हम केवल मुस्लिम लीग से ये आंदोलन करेंगे तो सफल नहीं होगा, तो गांधी जी ने सभी भारतीयों के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। और असहयोग आंदोलन यानी गांधी जी अब सेकंड बड़ा आंदोलन करेंगे, असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 22 के बीच में, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी। और गांधी जी ने अपनी उपाधि त्यागी। गांधी जी ने कौन कौन सी उपाधि, केसर हिंद, जुल्लू पदक, बोहरा पदक,
इनकी त्याग की। और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो तिलक की मृत्यु होने के कारण यहाँ पर गांधी जी ने तिलक फंड नाम से एक फंड का यानी एकत्रित करने के लिए आह्वान किया, और महिलाओं ने सबसे ज़्यादा दान किया, अपने गहने वगैरह सब कुछ दान कर दिया। और इस कार्यक्रम इस प्रकार रखाया गया, एक तो बहिष्कार वाला, एक स्वदेशी। बहिष्कार में तो विदेशी वस्तुएं, वस्त्र, इनकी होली जलाई गई, न्यायालय का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, सरकारी कार्यालयों का, उपाधियों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी यानी सृजनात्मक, इस टाइम जो 1 करोड़ फंड आया था इस टाइम तिलक फंड में, जिससे चरखा, खादी, देसी वस्त्र का विकास, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, पंच अदालतों की स्थापना की गई, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई, हस्तकला, शिल्प कला का विकास किया गया। और कांग्रेस की जो मान्यता थी, यानी कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति देने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने असहयोग का प्रस्ताव रखा, लेकिन सीआर दास जैसे सहित बड़े नेताओं ने विरोध के कारण ये सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि जो ये विशेष अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की, या ये जो असहयोग प्रस्ताव किसने रखा, तो मोतीलाल नेहरू ने रखा। फिर कांग्रेस का 1920 का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ। इसमें सीआर दास ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के संविधान को बदला, यानी कि 15 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी गठित की गई, जो वर्ष भर आंदोलन चलाने या संघर्ष का कार्य करती थी। कांग्रेस के जो सदस्य शुल्क 5 रुपये से घटाकर 4 आना किया गया। इनका मानना था कि 5 रुपये उस टाइम ज़्यादा थे, यानी कि सदस्य ज़्यादा नहीं बन पा रहे थे, तो इन्होंने इसको शुल्क को घटाकर 4 आना कर दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य शामिल हो। और भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया और कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य बनाया गया। फिर इस आंदोलन का विस्तार बिजौली आंदोलन स्थान राजस्थान में हुआ, और नेता विजय सिंह पथिक थे। लाग बाग के कारण एक आंदोलन यूपी में चलाया गया। अवध किसान सभा आंदोलन बिहार एवं पश्चिम यूपी में चला। अकाली आंदोलन, वन सत्याग्रह, ये इसके विस्तार आंदोलन चले। फिर गांधी जी ने विजयवाड़ा अधिवेशन में तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त कर चरखे खरीदे एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चरखा चलाना अनिवार्य किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब 17 नवंबर 1921 को भारत यात्रा की, तो गांधी जी ने इस दिन पूरे देश में हड़ताल करवाई, तो ये ध्यान रखना। इस आंदोलन के साथ साथ केरल के किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध तथा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मोपलपा विद्रोह किया, तो ये ध्यान रखना। मोपलपा विद्रोह कहाँ, तो ये केरल का है। हिंदू, मुस्लिम और सिखों में सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई। इस एकता के साथ सिर्फ यही आंदोलन चलाया गया था। दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी उसमें स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया गया, और वहीं स्वर्ण मंदिर की चाबियां डॉक्टर शराफुद्दीन किचलू को दी गई, तो ये एकता की बात है। इस समय 80,000 विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थानों को छोड़ा। 800 से अधिक स्वदेशी शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय स्कूल भारतीयों ने स्थापित किए। सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल बने। इस समय देश के सभी राष्ट्रवादी वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। 1 फरवरी 1922 जब गांधी जी ने भारत के गवर्नर जनरल को स्वराज्य देना अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की धमकी दी। सविनय अवज्ञा की तैयारी के लिए गांधी जी गुजरात के बारदोली में गए। इसी बीच यूपी के गोरखपुर गांव के चौरी चौरा में किसानों की उग्र भीड़ ने 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी को यह जब खबर 12 फरवरी को बारदोली से मिली, तो इन्होंने 12 फरवरी को बारदोली से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वापस कब लिया, 12 फरवरी को, और जो ये घटना घटी ये कब घटी और कहाँ घटी, ये ध्यान रखना। गांधी जी के आंदोलन वापस लिए जाने के कारण मोतीलाल नेहरू, सीआर दास
अली बंधु सहित आलोचना की गई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब आंदोलन अपने चरम पर था, जनता का उत्साह जब शिखर पर था, आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। गांधी जी ने प्रत्युत्तर दिया, यंग इंडिया में लिखा कि मैं भीड़ को हिंसा से बचाने के लिए हर अपना एवं यंत्रण से लूँगा, जो भी यातना जो भी इनको मिलेगी सब से लूँगा, यहाँ तक कि मौत भी से लूँगा, लेकिन भीड़ को ऐसे हिंसा के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किए गए गांधी जी और न्यायाधीश ब्रूमसफील्ड ने 6 वर्ष की सजा सुनाई। और इस टाइम यानी तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं यहीं पर। यही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल मूवमेंट में। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिक्कल गांव में हुआ। गंगाधर के तिलक के घर में यहाँ 23 जुलाई 1856 में हुआ। इनके पिता संस्कृत के शिक्षक थे। उन्हें इनके लिए पिता बाल कहा करते थे, इनको बाल कहा करते थे। तिलक की शिक्षा पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में पूरी हुई। इनका योगदान, तिलक कांग्रेस के हर वर्ष सम्मेलन कर प्रस्ताव पास करने के विरोध थे। इन्होंने स्वराज्य को लक्ष्य बनाया एवं कहा, स्वराज्य मांगने से नहीं लड़कर लेना होगा। तो ये बात किसने कही? ये तिलक ने कही। 1895 में इन्होंने स्वराज्य विधेयक रखा और भारत के लिए संविधान की मांग की। इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? तिलक ने जनता से निकट संबंध बनाया। वे पहले राष्ट्रवादी नेता थे। ये पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने वर्ष भर संघर्ष करने के लिए और कांग्रेस कार्य समिति बनाने की मांग की और स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य बताया और कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये तिलक का है। तिलक ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए 1881 में केसरी समाचार पत्र अग्रक के सहयोग से मराठी भाषा में चलाया तथा 1882 में द मराठा समाचार पत्र केलकर के सहयोग से अंग्रेजी भाषा में चलाया। तो ये समाचार पत्र और इनकी भाषा ध्यान रखना। जो ये केसरी समाचार पत्र था ये तो मराठी भाषा में था और द मराठा समाचार पत्र था ये अंग्रेजी भाषा में था। भारत के प्रथम नेता जिन्होंने अंग्रेजी भय दूर करने के लिए लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब तथा गो हत्या रक्षणी सभा स्थापित की। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब और गो हत्या रक्षणी सभा की स्थापना की? तो तिलक। सरकारी नीतियां और शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों में अनेक लेख लिखे और समाज सुधार के लिए पश्च हरिओम आंदोलन चलाया। तो पुनः हरिओम आंदोलन किसने चलाया? तो तिलक ने। भारतीय समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करने एवं अपनी संस्कृति पर गर्व करने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव और 1896 में शिवाजी महोत्सव एवं शिवाजी मेला शुरू किसने किया? तो तिलक ने किया। 1896 से 1899 के बीच मध्य पश्चिम भारत में पड़े एक अकाल में बड़ी संख्या में भारतीयों की मृत्यु में सरकार की निष्क्रियता को देखकर इन्होंने कहा, अकाल और प्लेग से बड़े दुश्मन अंग्रेज सरकार है। और तिलक ने केसरी में लिखा कि अन्याय करने वालों से बड़ा अन्याय सहन करने वाला होता है। अतः इनके आर्य बंधु समिति के 2 सदस्य दामोदर चांपोकर, बालकृष्ण चांपोकर ने जब ये न्यूज़ पढ़ी और इससे प्रभावित होकर पूना के प्लेग कमिश्नर रेड्डे एवं एमस्टर्ड की हत्या की। इस हत्या में प्रेरणा देने के लिए तिलक को 18 महीने की सजा 1898 में हुई और वे जेल जाने वाले भारत के प्रथम राजनेता थे। तिलक अशिक्षा को गुलामी का साधन मानते थे और अशिक्षा का मूल कारण महंगी शिक्षा होना मानते थे। इस हेतु दक्कन शिक्षा समिति एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की सेवा से जुड़े और 1900 में गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर पूना न्यू इंग्लिश विद्यालय की स्थापना की। तिलक ने 1901 में नेपाल शासक से मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई और लेनिन से भी इन्होंने पत्र व्यवहार किया था।
तो ये इम्पोर्टेंट है। तिलक ने नेपाल शासक से मिलकर भारत से स्वतंत्र कराने की योजना बनाई और लेनिन से भी इनका पत्र व्यवहार किया गया था। तिलक ने भारतीय गरीबी और शोषण का मूल कारण अंग्रेजों को माना। इनके शासन और कानून बनाने की वैधता को वे चुनौती देते थे। इसीलिए 1891 में बाल विवाह रोकने के लिए विवाह आयु बढ़ाने वाले विधेयक का तिलक ने विरोध किया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर हो सकता है आप कंट्राडिक्ट यानी कि विरोधाभास हो जाए। 1891 में बाल विवाह रोकने का, विवाह आयु बढ़ाने का विधेयक था, उसको तिलक ने विरोध किया था। तिलक है ना, ये भारतीय जो गरीबी और शोषण का मूल कारण अंग्रेजों को ही मानते थे और इनके शासन और कानून बनाने को, वैधता को ये चुनौती देते थे। ये कहते थे जो इन कानून बनाने ये हम बनाएंगे, ये कौन होते हैं बनाने वाले। इसलिए ये इन्होंने बाल विवाह रोकने का जो ये कानून था जिनमें विवाह की आयु बढ़ाई गई, इसका विरोध किया तिलक ने। 1908 के भारतीय प्रेस अधिनियम का विरोध किया एवं इसके विरुद्ध उत्तेजक लेख लिखे। अतः सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर म्यांमार यानी कि बर्मा की मांडेल जेल में रखा। तो एक जेल का नाम ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तिलक को किस जेल में रखा गया। जहाँ ये 1908 से 1914 तक रहे, वहाँ रहकर इन्होंने आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस एवं गीता रहस्य पुस्तक लिखी। तो ये पुस्तक भी ध्यान रखना, यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक लिखी। 1914 में रिहाई के बाद एनी बिसेंट को नेता माना एवं उग्रवादियों को 1916 में कांग्रेस में प्रवेश दिलाया और अंग्रेजी विरोध में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर हेतु लखनऊ समझौता करवाया, जो तिलक की भूल कही जाती है। इम्पोर्टेंट है, जब हमने लखनऊ अधिवेशन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था जिसको तिलक की भूल कहा जाता है। 1916 में एनी बेसेंट के साथ होम लीग आंदोलन चलाए और ग्रामीण जनता के साथ निकट संबंध जोड़ा और जुझारू योद्धा तैयार किए। तिलक को गांधी जी का अग्रगामी कहा जाता है। ध्यान रखना, तिलक को गांधी जी का क्या कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि तिलक के जो लक्ष्य और तरीकों थे वही गांधी जी ने अपनाए, जैसे स्वराज्य, वर्ष भर आंदोलन चलाना वगैरह, ये सब तिलक के विचार थे। इसलिए तिलक को गांधी जी का अग्रगामी कहा जाता है। गांधी जी इन्हीं जुझारू योद्धाओं के साथ सफलता प्राप्त की जो तिलक ने तैयार किए थे। तिलक की निस्वार्थ सेवा एवं प्रबल अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध के कारण इन्हें लोकमान्य एवं भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो लोकमान्य भी इनकी उपाधि है। बाल इनका मूल नाम था गंगाधर तिलक, यानी गंगाधर के घर में, गंगाधर के तिलक घर में जन्म हुआ इनका। तो तिलक का निस्वार्थ सेवा और प्रबल अंग्रेजी विरोध के कारण इनको लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो तिलक को कहा जाता है। अंग्रेज एक लेखक थे वेलेंटाइन चिराल, इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडियन अनरेस्ट, जिसमें इन्होंने लिखा तिलक और आर्य समाज ये भारतीय अशांति के जनक बताया गया है इनमें, इस पुस्तक में। तिलक की मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीय राजनीति क्षितिज पर एक सितारा सदैव के लिए अस्त हो गया। ये कथन किसके लिए, किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु पर कहा। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा, 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेजों का भारत में कर्मिक उत्तराधिकारी शासन की स्थापना करना उद्देश्य रहा। इनका उद्देश्य, मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेजों का है ये भारत में कर्मिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसी घोषणा को लागू करने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया। 1919 का, जिसको भारत शासन परिषद अधिनियम नाम जानते हैं, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसमें मॉन्टेग्यू तो भारत के सचिव थे, गवर्नर चेम्सफोर्ड थे। और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें राज्य विषय गवर्नर के पास, आरक्षित विषय तो अंग्रेज सचिव और हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के पास होते थे। मुस्लिमों के साथ सिखों को भी यहाँ पर पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई। तो ध्यान रखना, मुस्लिमों के साथ साथ सिखों को भी पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब दी गई, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम।
फिर केंद्रीय व्यवस्था को द्विसदनात्मक बनाया गया, एक तो राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। सभी विधान परिषदों के सदस्य संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों को बहुमत बनाया गया। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तेज बहादुर सप्रू 1919 के अधिनियम के समर्थक बने एवं कांग्रेस छोड़कर इन्होंने राष्ट्रीय उदारवादी फेडरेशन की स्थापना की और चुनाव में भाग लिया इन्होंने। और एनी बेसेंट ने भी 1919 के अधिनियम का समर्थन किया और कांग्रेस छोड़ दी थी। विपिन चंद्र पाल ने भी 1919 के अधिनियम का समर्थन किया और कांग्रेस छोड़ दी थी। यहाँ पर ध्यान रखना किस किस ने समर्थन किया और किस किस ने कांग्रेस छोड़ी, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर स्वराज्य पार्टी 1919 अधिनियम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेने के लिए मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास सीआरदास ने मार्च 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया और इसका मूल नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था। कारण, गांधी जी के जेल चले जाने के बाद भारतीय राजनीति में दो वर्ग उभरे, एक तो जो परिवर्तनवादी थे, एक अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में तो मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ये चुनाव लड़के परिवर्तन चाह रहे थे, और ये सी राजगोपालाचार्य, मोहम्मद अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई देश ये अपरिवर्तनवादी थे। इन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की, जबकि परिवर्तनवादियों ने चुनाव में भाग लेने की घोषणा की। विठल भाई पटेल व वल्लभ भाई पटेल ने अप्रैल 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह चलाया। तो ध्यान रखना, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने कब? अप्रैल 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह चलाया, क्योंकि इससे पूर्व जो गया कांग्रेस अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता सीआर दास ने की, और इस अधिवेशन में अपरिवर्तनवादियों के दबाव के कारण 31 दिसंबर 1922 को सीआर दास और एमएल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो इनको ध्यान रखना, सीआर दास और एमएल नेहरू वगैरह। तो ये जो परिवर्तनवादी थे ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर, जो सीआर दास वगैरह एमएल नेहरू ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1922 के अधिवेशन में। फिर गांधी जी ने सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में अध्यक्ष मौलाना आज़ाद को कहकर स्वराज्य पार्टी और उनके चुनावी कार्यक्रम को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दिलाई। यानी गांधी जी जब जेल से आए थे तो सितंबर 1923 में इन्होंने कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद को करवाई, और उनको कहने पर स्वराज्य पार्टी जो ये चुनाव लड़ना चाहती थी इसको कांग्रेस में रहकर मान्यता दिलाई कि कांग्रेस में रहकर आप चुनाव लड़ो। दिसंबर 1923 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जब हुआ, उसके अध्यक्षता मोहम्मद अली कर रहे थे, और इसके काकीनाडा अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्वराज्य पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, किस अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्वराज्य पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ने के लिए अनुमति दी गई? तो ये दिसंबर 1923 का कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होता था, और विशेष अधिवेशन जब वो चाहते थे तो कर सकते थे। फिर परिणाम क्या रहा स्वराज्य पार्टी? इसके अध्यक्ष सीआर दास एवं सचिव मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा एवं अच्छी सफलता प्राप्त की। अनेक राज्यों में बहुमत मिला, परंतु सरकार नहीं बना पाई स्वराज्य पार्टी। 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में इनको सफलता मिल गई थी। जून 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद ये पार्टी कमज़ोर पड़ गई, और कांग्रेस ने दिसंबर 1924 के बेलगांव वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया, और ये गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव का जो 1924 का वार्षिक अधिवेशन था, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया। और 1925 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कानपुर की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की,
ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी, तो जब वो 1917 में हम देखते हैं तो वहाँ पर एनी बेसेंट बनी थी। अगर यही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का पूछे तो 1925 को ध्यान रखना है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसकी सरोजनी नायडू ने की थी अध्यक्षता। फिर साइमन कमीशन 1919 का जो अधिनियम की जांच की जानी थी, लेकिन जो ब्रिटिश सत्ता जो रूढ़िवादी पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, वो अपनी हार निश्चित जानकर यानी 10 वर्ष के बाद में जांच करनी थी, लेकिन इन्होंने समय से 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही साइमन आयोग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया। और इस आयोग को सभी सदस्य सातों के सातों ही अंग्रेज थे होने के कारण इसका भारतीयों ने विरोध का सामना करना पड़ा। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इनका काले झंडे और हड़ताल गो बैक साइमन के नारों के साथ सामना किया। और इलाहाबाद में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लाठियां खाई और इस कमीशन में भारत की 2 बार यात्रा की। प्रथम तो फरवरी मार्च 1928 में, सेकंड बार ये वापस अक्टूबर 1928 में आया और जनवरी 1929 तक। सेकंड बार की यात्रा में सबसे उग्र विरोध पंजाब में हुआ था और नौजवान भारत सभा के आयोजन पर भगत सिंह, आज़ाद, सुखदेव ने उग्र विरोध किया और जुल्स निकाले। और इस जुल्स का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिनकी 20 अक्टूबर 1928 को डीएसपी सैंडर्स ने लाठी चार्ज कर गंभीर घायल किया। और इनकी 1929 में साइमन कमीशनर ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय विरोध को कम करने के लिए भारतीयों के साथ गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की सिफारिश की थी। और लाला लाजपत राय की इस टाइम मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय को हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को डुंडेक के लुधियाना पंजाब में हुआ। पिता राधाकृष्ण शिक्षक थे। 1885 में लाहौर से वकालत की शिक्षा प्राप्त कर सिरसा, रोहतक एवं लाहौर में वकालत का कार्य किया इन्होंने। ये दयानंद सरस्वती के आर्य समाज से जुड़े और हिसार में आर्य समाज स्कूल स्थापित किया। लाहौर में डीएवी यानी कि दयानंद एकलो वैदिक स्कूल कॉलेज स्थापित किए। लाला लाजपत राय ने पंजाबी एवं न्यू इंडिया जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया एवं अनहैप्पी इंडिया, विल टू फ्रीडम जैसी पुस्तकें लिखी, जिसमें भारतीय जनता की गुलामी की पीड़ा उजागर होती है। इन्होंने लोगों को विरोध के लिए जागृत करने हेतु प्रेरणास्पद जीवनियाँ लिखी, जैसे अशोक महान, श्री कृष्ण की शिक्षाएं, मेजनी, गैरीबाल्टी, शिवाजी। लाला जी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद उग्रवादी गुट का निर्माण कर उग्र विरोध की नीति अपनाई। 1905 में स्वदेशी आंदोलन पंजाब में भी चलाया। 1907 में अजीत सिंह जो भगत सिंह के चाचा थे उनके साथ मिलकर पंजाब में कृषक आंदोलन चलाए अतः सरकार ने गिरफ्तार किया और म्यांमार यानी बर्मा जेल में भेजा गया, मांडल जेल में। तो ध्यान रखना लाला लाजपत राय भी मांडल जेल में रह चुके हैं। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए, वकालत छोड़ी और राष्ट्रीय शिक्षा हेतु नेशनल कॉलेज एवं तिलक पॉलिटिक्स स्कूल की स्थापना लाहौर में की। गांधी जी के द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने के कारण निराश होकर इन्होंने स्वराज्य पार्टी में शामिल हुए। साइमन का विरोध करते हुए 20 अक्टूबर 1928 को डीएसपी सैंडर्स से लाठियां खाई और घायल हो गए और ये कहा करते थे, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। और इसका कथन सत्य सिद्ध किया महात्मा गांधी, भगत सिंह और आज़ाद ने। फिर इसके बाद में बारदोली आंदोलन फरवरी 1928 में, गुजरात के बारदोली में 1926 में लगान में 30% बढ़ोतरी की गई, क्योंकि यहाँ रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था लागू थी जिसमें हर 30 वर्ष बाद लगान बढ़ाया जाता था। बारदोली के किसानों ने इसका विरोध किया एवं आंदोलन चलाया। बम्बई गवर्नर ने सख्ती की
एवं स्थायी नेता कल्याण जी, कुंवर जी मेहता, दयाल जी के साथ ही सभी किसानों को गिरफ्तार किया गया। इन स्थानीय नेताओं ने आदिवासी समाज के सामाजिक उत्थान के कार्य भी किए, जिसे कालीप राज कहा गया। तो कालीप राज क्या है, ये ध्यान रखना। हताशा के बाद वल्लभ भाई पटेल को आमंत्रित किया गया। पटेल ने स्थानीय नेता जुगत रामदेव, नरहरि पारिक के साथ मिलकर हाली प्रथा का विरोध किया और 1926 के लगान बढ़ाने के निर्णय के विरोध में पटेल ने महिलाओं के सहयोग से समस्त बारदोली जिले की जमीन को पड़ती रखवाया एवं सरकार को हर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। बम्बई के गवर्नर लेस्ली ने जांच आयोग का गठन कर इसकी रिपोर्ट के बाद बढ़ाया हुआ जो 30% लगान था, जिसको कम कर 6% रखा गया और बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी और सरदार पटेल कहलाए। फिर नेहरू रिपोर्ट, जब अभी हमने साइमन कमीशन पढ़ा था, तो साइमन जो विरोध के बाद भारत सचिव लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीयों को चेतावनी दी कि यदि भारतीय सर्वसम्मति से कोई संविधान बना देना तो अंग्रेज सरकार भी उसे स्वीकार कर लेगी, आप संविधान तो बनाओ। तो दिल्ली में 28 फरवरी 1928 को मोहम्मद अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु संविधान बनाने की सहमति बनी, परंतु संविधान समिति पर असहमति रही। ध्यान रखना, जो पूर्व उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु तो संविधान बनाने की सहमति बन गई, परंतु संविधान समिति पर असहमति रही। एक तो ये ध्यान रखना, ये जो अध्यक्षता किसने की और ये सम्मेलन हुआ कहाँ। फिर वापस 11 मई 1928 को बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अंसारी ने की और मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। सुभाष सहित 7 सदस्य इसके सदस्य थे। 10 अगस्त को नेहरू समिति ने रिपोर्ट दी, जिसमें निम्न मांगे रखी गई थी। एक तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य यानी कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली शुरू हो। 19 मूल अधिकार दिए जाएं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन हो। लखनऊ सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम लीग को छोड़कर सभी दलों ने स्वीकार कर लिया और दिसंबर 1928 मुस्लिम लीग ने अपना कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट खारिज की एवं मार्च 1929 में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की। फिर लाहौर अधिवेशन, गांधी जी ने दिसंबर 1928 में अंग्रेज सरकार को नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया और साथ में चेतावनी दी, अगर ऐसा नहीं करें तो पूर्ण स्वतंत्रता का उद्देश्य प्राप्ति के प्रयत्न किए जाएंगे। और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और अपने सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य निर्धारित किया गया। गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वीकृति देते हुए आने वाले प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, ध्यान रखना 26 जनवरी को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा रावी नदी के तट पर इस अधिवेशन में की गई। कौन से अधिवेशन में? 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें इन्होंने घोषणा की कि हम प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ध्यान रखना कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फरवरी 1930 में गांधी जी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की, जिनमें मुख्य एक तो नमक कर की समाप्ति, भू राजस्व घटाकर आधा करें, उच्च प्रशासनिक सेवाओं का वेतन घटाकर आधा करें। यानी कि एक तो नमक कर, यानी कि उस टाइम हर घर की ज़रूरत नमक थी, इससे नमक कर से सरकार को ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो एक तो नमक कर घटाने की बात की गई और भू राजस्व घटाकर आधा करने की बात कर रहे थे। जो उच्च प्रशासनिक सेवा का वेतन है, इसको घटाकर आधा करने की बात की।
सेना को घटाकर आधा करने की बात की और भू राजस्व की जांच करने जैसी मांग शामिल थी। ये मांगे नहीं मानने जाने पर गांधी जी ने दांडी मार्च किया और साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ गुजरात समुद्र तट दांडी के लिए 12 मार्च को यात्रा प्रारंभ की, जिसमें सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अनसुईया बेन जैसी महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी। 5 अप्रैल को गांधी जी 200 मील यात्रा कर दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र पानी से नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की। वाईकोम सत्याग्रह के नेता के कलप्पन ने कालीकट से पेनार तक यात्रा की। सबसे बड़ा नमक जत्था चिटगांव से 9 आखली तक पहुंचा और नमक बनाया और इसका विस्तार सरोजनी नायडू, इमाम साहब ये 1 मई 1930 में गवर्नर जनरल इरविन को चेतावनी देकर दड़ासना गुजरात नमक का गोदाम को निहत्थे सत्याग्रहियों के साथ लूट लिया। इस आंदोलन को अमेरिकी पत्रकार जॉन मिलर ने प्रकाशित कर कहा कि सबसे शक्तिशाली देश के विरुद्ध निहत्थे सत्याग्रहियों का यह आंदोलन अविस्मरणीय है। यानी कि इनके पास बिना हथियार के भी इन्होंने नमक गोदाम को लूट लिया था। गांधी जी के अनुयायी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के निवासी खान अब्दुल गफ्फर खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दल के माध्यम से बकरा ईद के अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहा, परंतु इससे पूर्व में सीमांत गांधी की गिरफ्तारी से भड़के पठानों ने जेल तोड़कर विरोधी अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा और 2.5 माह तक यहाँ अंग्रेज सरकार लुप्त रही। और जब गोरखा रेजिमेंट है को पेशावर भेजा जाने लगा तो सिखों ने रास्ता रोका और पेशावर पहुंची गढ़वाली सेना के कैप्टन चंद्र सिंह गढ़वाली ने मुस्लिम भाइयों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। बंगाल के क्रांतिकारी मास्टर दे सूर्यसेन ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ अंग्रेजी शस्त्रागार को लूटा। चटगांव स्थित इस शस्त्रागार को लूटने में प्रतिलता वाडकर और कल्पना दत्त ने विशेष योगदान दिया। ये दोनों छात्राएं जलालाबाद में स्थापित सूर्यसेन की स्वतंत्र सरकार में मंत्री बनी और 2.5 वर्ष तक जलालाबाद पर इस सरकार का नियंत्रण रहा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी में वन अधिकारियों की प्राप्ति के लिए वन सत्याग्रह चलाए गए। महाराष्ट्र के शोलापुर में सबसे लंबी रेलवे की हड़ताल हुई और शोलापुर को भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन में वानर सेना, मांझरी सेना या बाल सेना का गठन किया और अंग्रेजी सेना के रास्ते रोके गए। नागालैंड की 13 वर्षीय बालिका गोल्डव्यू ने इस आंदोलन में अंग्रेजों का प्रतिरोध किया और जेल गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। नोट ध्यान रखना, यहाँ बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अब्बास तैयब जी ने किया।